हेलो दोस्तों। आज हम लोग आईजीपी के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को देखेंगे। यानी जो राज्य नीतिक निर्देशक तत्व है उसको हम लोग करेंगे। राजनीतिक निर्देशक तत्व का थोड़ा सा हम लोग एक तरह से डेवलपमेंट देख लेते हैं कि राजनीतिक निर्देशक जो तत्व हैं यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के किस पार्ट में उसे मेंशंस किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है बच्चे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशंस देता है। एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है इसका आर्टिकल क्या होगा। तो इसका आर्टिकल जो है बच्चे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की वो 36 से लेकर 51 में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमें ध्यान में रखना होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है ये कंसेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है। तो जनरली ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज़ को हमने क्या किया था, बोरो किया था। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है क्या ये सिर्फ आर्टिकल 36 से लेकर 51 के ही बीच में है? तो इसका आंसर है नहीं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है बच्चे ये आर्टिकल 36 टू 51 में तो है ही है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस के और भी आर्टिकल में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ पढ़ने और समझने को मिल सकता है। कहाँ कहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं? तो आर्टिकल 335, जो आर्टिकल 335 है वहाँ पर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है। जो आर्टिकल 335 है बच्चे ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशंस की बात करता है। जो आर्टिकल 335 है ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशंस की बात करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ ये बात करता है। कंडीशंस क्या है कि जब भी हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशंस देंगे तो रिजर्वेशंस देते समय हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसीज को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि हमने रिजर्वेशंस तो दे दिया लेकिन उससे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसीज है वो कंटिन्यूस क्या कर रही है, डिग्रेड कर रही है, तो आपके रिजर्वेशंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ें आर्टिकल 350 ए में, जो आर्टिकल 350 ए है यहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं उन्हें मैटरनल लैंग्वेज में एजुकेशंस देने के बारे में बोला गया है। तो ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ही बच्चे क्या करता है, जोड़ता है। इसके अलावा आर्टिकल 351 है जहाँ पे हमें हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशंस की बात करता है। जो आर्टिकल 351 है वो हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन की बात करता है, हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार की बात करता है। अब जर्नलिस्ट थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल ओरिजिनेशन भी देख लेते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है इसका हिस्टोरिकल ओरिजिनेशन क्या है। तो जर्नलिस्ट हमने पहले भी बात हमने की थी कि जो फंडामेंटल राइट है उसी के अंदर एक सब कमेटीज थी जिसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के राइट को एक तरह से क्या किया था, प्रिपेयर किया था। और उस सब कमेटीज के जो हेड थे बच्चे वो जेबी कृपलानी थे, जिन्होंने एज अ सब कमेटीज़ के फॉर्म में रहते हुए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ों को क्या किया था, प्रिपेयर किया था। जो फंडामेंटल राइट है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है इसको थर्ड पार्ट और पार्ट 4 में एक तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करके रखते हैं। दूसरी जो चीज़ें ध्यान में रखनी है बच्चे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का नेचर कैसा है, यानी प्रकृति कैसी है, राजनीतिक निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है बच्चे। तो इसको अवाद्य योग्य बोला जाता है, यानी नॉन जस्टिबल है। जो नेचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का ये नॉन जस्टिबल्स है, यानी जुडिशरीज के थ्रू इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। नॉन जस्टिबल्स का मतलब यही होता है कि जुडिशरीज इसको इन्फोर्स नहीं करा सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड कोई पीआईल थी? तो हाँ, एक पीआईल जो थी वो 94 में आई थी, अवधेश महर्षिज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे पीआईल में ये रखा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या गवर्नमेंट को मेमेंडम इश्यूज कर सकती है, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट था उसने मेमेंडम्स को इश्यूज करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उसने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लेजिस्लेचर की है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मैं मेमेंडम इश्यूज नहीं कर सकता हूँ। तो जो पीआईएल थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इन्फोर्स कराने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्या कर दिया था बच्चे, खारिज कर दिया था। तो ये आपको जर्नलिस्ट क्या करना है, ध्यान में रखना है। जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है बच्चे, ये 3 आइडियोलॉजी से एक तरह से क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है। इस जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो 3 आइडियोलॉजी से एक तरह से इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें गांधीयन फिलॉसफीज आती है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। सोशलिज्म्स पॉलिसीज भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में देख सकते हैं, एंड लिबरलिज्म्स। ये 3 पॉलिसीज जो हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को एक तरह से क्या करती है, इन्फ्लुएंस कराती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का काफ़ी क्रिटिसिज्म्स भी होता है। कई जो स्कॉलर्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं इसके नेचर के वजह से, क्योंकि ये नॉन जस्टिबल्स है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, इस वजह से इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म्स भी होता है। ये चीज़ें जर्नलिस्ट ध्यान में रखना है। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो 1976 में हुआ था, और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू भी एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कुछ आर्टिकल जोड़े गए थे। आर्टिकल 39A जो है, जहाँ पे लीगल एड की बात की जाती है फॉर अ वीकर सेक्शंस के लिए, वो आर्टिकल 39A जो था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इंक्लूड हुआ था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। जो इंडस्ट्रीज होती है, उस इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट होता है उसमें लेबरों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस तरह के फीचर को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जोड़ा गया था। उसके लिए जो आर्टिकल मेंशन किया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में बच्चे, वो 43A है। एंड 48A के थ्रू एक तरह से जो फॉरेस्ट है वो एक तरह से स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है, तो उनके प्रोटेक्शंस के लिए स्टेट को कुछ पावर और एक तरह से प्रिविलेजेस दिए गए थे, तो आर्टिकल 48 भी जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कॉन्स्टिट्यूशन में रखते क्यों हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा क्यों जाता है। तो अगर मुझे एक आइडल स्टेट फॉर्म करना है बच्चे, एक मुझे आइडल स्टेट यानी एक आदर्श राज्य बनाना है, तो पॉसिबल हो सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के थ्रू। इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को आपको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ें, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये स्टेट जो होता है वो अपने लॉ बनाते समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की एक तरह से क्या कर सकता है, मदद ले सकता है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए इसको जगह दी गई है बच्चे। दूसरी जो चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल राइट में जो पहला डिस्प्यूट आया था वो आया था चंपकम दोराई राजन डिस्प्यूट। चंपकम दोराई राजन डिस्प्यूट ये कब आया था, 1950s में। फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया था, और वहाँ डिस्प्यूट हुआ था, स्टेट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इन्फोर्स कराते हुए रिजर्वेशंस को 50% से बढ़ा कर क्या कर दिया था, 60% करने की कोशिश की थी मद्रास गवर्नमेंट ने, जिसके वजह से कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि लोगों के फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था। तो चंपक दोहरी राजन डिस्प्यूट में जो जजमेंट आया था वो फंडामेंटल राइट के फेवर में आया था, और फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। दूसरा जो प्रॉब्लम शुरू होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वर्सेस फंडामेंटल राइट में बच्चे, वो होता है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट को सेकेंडरीज करने की कोशिश की गई थी, सेकेंडरीज स्टेज पर रखने की कोशिश की गई थी। उसके जगह पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की बात जो थी वो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में की गई थी। यानी 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कुछ आर्टिकल को ऐड किया था, आर्टिकल 39B एंड 39C, जहाँ पे बोला गया था कि 39B और C को प्रायोरिटीज़ दी जाएगी कंपेयर टू फंडामेंटल राइट
के आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को। और उसके बाद से गोपालनवाद डिस्प्यूट था बच्चे, गोपालनवाद डिस्प्यूट के अंतर्गत जर्नलिस्ट फंडामेंटल राइट को प्योर माना गया, पवित्र माना गया, और फंडामेंटल राइट को ही पैरिटीज दी गई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को पैरिटीज नहीं दी गई। लेकिन केशवानंद भारती केस जो था बच्चे, वहाँ पे 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया। 28th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को केशवानंद भारती केस के अंदर एक तरह से वैलिड माना गया, और 39 बी और सी को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 से प्रायोरिटीज दी जाएगी। यानी आर्टिकल 39 बी सी को इन्फोर्स कराते समय आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 जो होंगे वो सेकेंडरी प्लेस पे होंगे, ये ध्यान में रखा गया था। तो देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जर्नलिस्ट ये हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इन्फोर्स कराने के लिए फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ठीक है ये चीज़ें रखी गई थी। लेकिन 1980s में मिनर्वा मिल्स केस आता है बच्चे, और मिनर्वा मिल केस में जर्नलिस्ट क्या हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल 39 बी और सी को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 से क्या किया जाएगा, प्रायोरिटीज दी जाएगी, और बाकी के जो राइट्स हैं और बाकी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उसमें एक हार्मोनियस रिलेशंस क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक डिस्प्यूट था जो मैंने आप लोगों को बताया। और आर्टिकल 39 बी एंड सी में आप देख सकते हैं बच्चे, ऑनरशिप्स एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटीज शैल बी द डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू द सब सर्व द कॉमन गुड। राज्य को यानी स्टेट जो होता है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोगों के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोगों के कंट्रोल में हो गए तो कम्युनिटीज़ इंटरेस्ट को हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हो, सभी के लिए मटेरियल रिसोर्सेज क्या हो सके, अवेलेबल हो सके। 39C में जर्नलिस्ट बोला गया है बच्चे, इकोनॉमिक सिस्टम shall operate in a manner that does not result in the concentration of wealth and means of the production to the common determinant। यानी जो भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं उसका कंसंट्रेशन कुछ लोगों के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। अगर इकोनॉमिकल सिस्टम का कंसंट्रेशन कुछ लोगों के कंट्रोल में है तो टोटली सोशल इकोनॉमिकल जो डिस्पैरिटीज होगी वो राइज होगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो होगा लोगों का डिस्टर्ब हो जाएगा, लोगों का राइट जो है एक तरह से क्या होने लगेगा, वायलेंस होने लगेगा। इस वजह से आर्टिकल 39 बी और सी को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 से पहले स्थान पे रखा जाता है, प्रायर माना जाता है कि आर्टिकल 39 बी सी जो है वो 14, 19 और 31 से कहीं अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना है। और ये क्लेरिफाई हुआ था बच्चे मिनर्वा मिल केस से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जो विलेज पंचायत है बच्चे, ये गांधीयन फिलॉसफीज हैं जहाँ पे गांधी लोकल पंचायत की बात करते हैं, पंचायत को एज अ यूनिट के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। एंड टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो एक तरह से कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते हैं क्योंकि छोटी इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन आता है और जो मटेरियल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो सभी के हाथों में होते हैं, तो कोई किसी का एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पहला केस 94 में आया था बच्चे, अवधेश महर्षिज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पीआईल था अवधेश महर्षिज के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया था उसको खारिज कर दिया गया था। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से क्या करेगा इसके ऊपर केसेस में। अब जर्नलिस्ट हमें समझना होता है बच्चे यहाँ पे आपको 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 जो एजुकेशंस टू द चिल्ड्रन बिलो द 6 ईयर एज जो है बच्चे, यहाँ पे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एक तरह से हमें क्या करना होता है, एजुकेशंस देना होता है। एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, स्टेट में जुडिशरी जो है बच्चे और जो एग्जीक्यूटिव है उसको एक तरह से सेपरेट किया गया है। टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड एमेनिटीज़, ये आर्टिकल 51 में आपको मिलेगा बच्चे।
एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जो आर्टिकल 39A था ये बच्चे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एक तरह से जोड़ा गया था। राइट ऑफ वर्क टू पार्टिसिपेट मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये दोनों चीज़ें 42nd एंड 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए थे। अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है कि अच्छा आर्टिकल 36 में क्या दिया गया। तो आर्टिकल 36 में बच्चे एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। जो राजनीतिक निर्देशक तत्व हैं उसकी व्याख्या आपको आर्टिकल 36 में मिलेगी। दूसरी जो चीज़ें आर्टिकल 37 में क्या है बच्चे, जहाँ पे जुडिशरीज को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इन्फोर्स कराने के लिए। जुडिशरीज को एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया आर्टिकल 37 में। और जो आर्टिकल 38 है बच्चे, यहीं पे एज अ स्टेट इज़ अ वेलफेयर, एज अ स्टेट इज़ अ वेलफेयर, जो स्टेट है उसका काम है लोगों को सिक्योरिटीज़ देना, सोशल सिस्टम को क्या करना, इंक्रीज करना, सोशल सिस्टम को बेहतर तरीके से क्या करना, फॉर्म करना। ये जर्नलिस्ट आपका बताया गया था किसके अंदर, आर्टिकल 39 के आर्टिकल 38 के अंदर बच्चे। तो राजनीतिक निर्देशक तत्व में यही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आर्टिकल 39B(c) से रिलेटेड जो केसेस हैं ये आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स, तो जनरली आप देखेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के अंदर जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट के सब्जेक्टों से क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होता है बच्चे, ये स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से फैसिलिटीज़ देता है, एक तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, एक तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है जिससे कि स्टेट जो है वो इस तरह के पॉलिसीज़ को फ्रेम करे जिससे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो सके। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को जस्टिबल्स बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। वहाँ पे पूरा का पूरा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चे, गवर्नमेंट के ऊपर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इतना ही बस। थैंक यू।